जंगल में भयानक बारिश हो रही थी। मानो चिड़िया अपनी माँ के घर से वापस अपने जंगल में लौट रही थी। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मुझे तो मीना और मुन्ना की बहुत याद आ रही है। न जाने ऐसी भयानक बारिश में वो कैसे होंगे। इधर मीना और मुन्ना घर की खिड़की से अपनी माँ के इंतजार में बैठे हुए थे। भैया, माँ अभी तक नहीं आई, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? हाँ मीना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पता नहीं इतनी तेज आंधी है, कहीं माँ को कुछ हो ना क्या हो। भैया, हमें चलकर माँ को देखना चाहिए। हाँ मीना, लेकिन इतनी तेज आंधी में हम लोग उड़ नहीं सकते। उधर मानो चिड़िया एक पेड़ की ऊंची डाली पर आंधी के रुकने का इंतजार कर रही थी। ये इतनी तेज आंधी में कहीं घर न गिर जाए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। दोनों बच्चे डर रहे होंगे। इतनी तेज आंधी से अगर घर गिर गया और बच्चों को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। हाँ, मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ। मानो चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है। वो कुछ दूर तक जाती है, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। मानो चिड़िया आंधी के झोंके में आकर एक कांटेदार पेड़ में फंस जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मीना, आंधी थोड़ी कम हो गई है, मैं जाकर माँ को देखता हूँ। तुम यहीं रहना, मैं जंगल के रास्ते में एक बार देखकर आता हूँ। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आप अकेले मत जाइए, जंगल में खतरा भी हो सकता है। माँ कहती है कि बारिश में शिकारी पक्षी घूमते हैं और वो छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं। नहीं मीना, तुम यहीं रहो, मैं जाकर देख कर आता हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। इतना कहकर मीना का भाई वहाँ से अपनी माँ को ढूंढने चला जाता है। वो कई जगह ढूंढता है पर उसको उसकी माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो थक हार कर एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाता है। मैं माँ को काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, माँ तो अभी तक कहीं नहीं मिली। घर पर मीना भी परेशान होगी। मुझे जल्दी माँ को ढूंढना होगा, नहीं तो मीना भी घर से कहीं बाहर न चली जाए। इस समय तो जंगल में काफी खतरा है। अगर मीना बाहर गई तो उसे कुछ हो ना जाए। अगर माँ घर लौट आई तो मुझे बहुत डांटेंगी। मुझे उसके पास जाना होगा। ये भैया भी कहाँ रह गया है? काफी देर हो गई है, आखिर इतनी देर क्यों लगा रहा है? कहीं वो भी किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। एक बार मैं बिजली आंटी के पास जाकर पूछती हूँ। उनका घोंसला तो मेरे घर के पास ही है। फिर मीना चिड़िया अपने घर से निकलती है और वो बिजली कपी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बादल जी उठो, देखो ये इतनी बारिश में घर का दरवाजा कौन बजा रहा है। अरे पत्नी जी, आप तो मुझे सही से सोने भी नहीं देती। इतनी बारिश में कौन आ सकता है? तुम ही देखो जाकर, मुझे सोने दो। आलसी कहीं का, अब मुझे ही जाना होगा। फिर बिजली कपी दरवाजा खोलती है। बिजली आंटी, मामा नानी के जंगल गई थी और वो अभी तक घर नहीं लौटी। क्या वो आपके पास आई थी? अरे नाना मीना, वो यहाँ नहीं आई। तुझे मेरा घर ही मिला था। मैंने क्या तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी ले रखी है जो इतनी बारिश में मुझे परेशान करने आ गई। मुझे माफ कर दीजिए बिजली आंटी, भैया भी माँ को ढूंढने निकला है। घर में अकेली थी और मुझे डर लग रहा था, इसलिए आपके पास चली आई। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ना, अब जाओ यहाँ से और सोने दो हमें। फिर मीना चिड़िया वहाँ से अपने घर में चली जाती है। उधर मुन्ना घर की तरफ लौट ही रहा था कि उसकी नजर कुछ झाड़ियों पर जाती है। उसे झाड़ियों में कुछ पीले रंग के पंख नजर आते हैं। जब मुन्ना उस कांटेदार झाड़ियों के पास जाता है तो वो अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। माँ, आप मुझे और मीना को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? मैं अब अकेला कैसे मीना बहना का ध्यान रखूंगा? माँ, आप हमारे पास वापिस आ जाओ।
मुन्ना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बहुत मुश्किल से अपनी माँ को उन झाड़ियों से बाहर निकालता है। माँ, अब मैं बहना को घर जाकर क्या बताऊंगा? वो तो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर मुन्ना अपनी माँ को लेकर नदी में बहा देता है और वापस घर लौट जाता है। क्या हुआ भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और माँ किधर है? आपको मिली क्या माँ? अब क्या बताऊँ मीना, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ भैया, बताओ ना, क्या हुआ माँ को? फिर मुन्ना अपनी बहन को सारी बात बताता है और वो दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। तभी वहाँ कबूतर और कबूतरी आ जाते हैं। मीना का बड़ा भाई सारी बात उन्हें बताता है। चुप कर जाओ बेटे, अब होने को कौन टाल सकता है। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। माँ ने और मैंने मिलकर कितने सपने सजाए थे कि हम मीना की शादी धूमधाम से करेंगे। अब मैं अकेला क्या करूँगा? मुझे तो दाना ढूंढना भी नहीं आता। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि जंगल में दाना फल कहाँ से मिलते हैं। बेटा तुम चिंता नहीं करो, हमें सब पता है। हम दोनों ही साथ चलेंगे तुम्हारे। देखना धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। मुन्ना कबूतर के साथ जंगल में दाना लेने चला जाता है और मीना बारिश में उनके लिए पकोड़े बनाती है। शाम को जब मुन्ना और कबूतर दाना लेकर घर लौटते हैं तो मीना उन्हें पकोड़े खाने के लिए देती है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट है ये पकोड़े। ऐसी बारिश में मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े पहले कभी नहीं खाए। मीना बेटी, तुम तो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हो, तुम्हारे पंखों में स्वाद है। हाँ कबूतर अंकल, मुझे ये पकोड़े मेरी माँ ने बनाने सिखाए थे। कबूतर अंकल, आपकी बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्यों ना हम जंगल में पकोड़े बेचें और जंगल के पक्षियों को ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकोड़े खिलाएं। देखना उन्हें ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये पकोड़े तो पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। हम कल से ही काम शुरू करते हैं। फिर मीना और बबली कबूतरी दोनों मिलकर पकोड़े बनाती है। कबूतर और मुन्ना उन्हें बेचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। ऐसे ही उनके पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं। ऐसे मुन्ना काफी पैसे जमा कर लेता है और वो अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तोते और कबूतर भैया, आपको पता है कि जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। कल मैं गई थी पहाड़ों की ओर। वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारे चावल उगे हुए हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब मिलकर वो चावल के पौधे काटकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं, और जब बरसात शुरू होगी तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया बहन, अब तो मौसम बदल गया है। अब कहाँ इतनी देर बरसात होती है। अगर 1 या 2 दिन बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, कबूतर ठीक ही कह रहा है। वो नदी तो है भी बहुत दूर, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाता। जैसे आप दोनों की मर्जी। मुझे तो डर लग रहा था बरसात से, इसीलिए आई थी आपके पास। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा कौवों के पास जाती है। बादल और बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। बिजली बहन, बरसात होने वाली है। हमारे पास इतना भोजन नहीं है जो हम बरसात में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर बारिश हो गई तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारे चावल खराब हो जाएंगे। आप दोनों भी मेरे साथ चलो, हम मिलकर वो चावल ले आते हैं। चिड़िया, बहुत दूर की सोचती हो तुम। वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो इतना दूर नहीं जा सकते।
हाँ चिड़िया, अगर तुमने जाना है तो जाओ, हमें क्यों लेने आई हो? बस आ जाती हो रोज नए नए भाषण देने। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट जाती है। मेरी तो कोई बात नहीं सुनता, न जाने क्यों पक्षियों को चिंता नहीं है क्या खाएंगे सब। अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो मामा, अगर मैं चलूं तो आपके साथ हम दोनों मिलकर वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मामा, मैं काम कराऊंगी आपके साथ। मैं चावल के पौधों को इकट्ठा करूंगी और आप उन्हें उठा उठा कर घर ले आना। ठीक है मीना बेटी, हम सुबह ही जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया और उसकी बेटी सुबह सुबह ही निकल जाती हैं। मामा, यहाँ तो चावल के ढेर सारे पौधे हैं। हाँ मीना बेटी, नदी सूखी हुई है ना, इसलिए अगर बरसात हो गई तो ये सारे चावल पानी में डूब जाएंगे। फिर वो माँ बेटी मिलकर चावल के पौधे तोड़ते हैं। मामा, आप ये चावल घर ले जाएं, मैं तब तक और इकट्ठे करती हूँ। फिर मानो चिड़िया वो चावल लेकर घर जाती है और उसकी बेटी मीना और चावल तोड़ने लगती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया, चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल। बरसात आई नहीं और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बरसात हो जाएगी। मानो चिड़िया बिजली की बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर में चावल रखकर जब वापस आती है तो वो कौवे वहीं बैठे हुए थे। बिजली बहन, जाना है तो आ जाओ, वहाँ ढेर सारे चावल हैं। अगर बारिश आ गई तो तुम दोनों भूख से मरोगे और वो सारे चावल पानी में खराब हो जाएंगे। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर वो माँ बेटी सारे चावल इकट्ठे करके अपने घर ले आती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। ऐसे लग रहा था कि दिन में रात हो गई हो और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी जान, अब हमें कोई चिंता नहीं है इस बरसात की। बारिश फिर ही अच्छी लगती है जब कुछ घर में खाने को हो। शाम हो जाती है लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो गई थी। बादल जी, सबसे निकम्मे तुम ही हो जंगल में। बारिश आज शुरू हुई है और हमारे पास एक दिन का भी दाना नहीं। चुप कर कर बैठ जाओ बिजली, तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? अभी सुबह ही तो दाने खाए थे। जब बारिश रुकेगी तो ला दूंगा तुम्हें कुछ खाने को। ऐसे मौसम में तो मैं किसी के यहाँ चोरी भी नहीं कर सकता क्योंकि सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हैं। और फिर सारी रात बारिश होने के कारण हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। कबूतर यार, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अगर चिड़िया की बात मानी हुई तो आज हम भी बरसात के मजे ले रहे होते। हाँ चीकू यार, ऐसी बारिश में भूख से मरने से अच्छा है कि हम कहीं से दाना ढूंढ कर लाएं। चलो कबूतर, बादल के पास चलते हैं। फिर तोता और कबूतर तेज बारिश में कौवों के घर जाते हैं। आओ चीकू और बंटी, क्या कुछ खाने के लिए लाए हो? नहीं नहीं, हम तो खुद भूख से मर रहे हैं। दाना ढूंढने के लिए निकले थे। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है, इसलिए हम दोनों तुम्हारी तरफ आ गए। बादल जी, तुम भी इन दोनों के साथ दाना ढूंढने जाओ, मैं मर रही हूँ भूख से। चार कबूतर, जो चिड़िया बता रही थी कि उस सूखी नदी में ढेर सारे चावल हैं, क्यों न हम वहीं जाएं? कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी बादल, ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर वो तीनों तेज बारिश में नदी की ओर चले जाते हैं। शेर क्या, तोते और कबूतर, यहाँ तो पानी ही पानी है। नदी तो पानी से पूरी तरह भर चुकी है। अगर मानो चिड़िया की बात मानी होती तो आज ऐसी तेज बारिश में अपनी जानों को खतरे में ना डालते। चलो अब वापस चलते हैं, यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं है। फिर वो तीनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, भूख के मरने से अच्छा है क्यों ना हम मानो चिड़िया के पास चले, वो जरूर हमें कुछ खाने को दे देगी। ना भाई तोते, मर जाऊंगा लेकिन उस चिड़िया से भीख नहीं मांगूंगा। ठीक है कौवे, अगर तुमने नहीं जाना तो ना जाओ। चलो तोते, हम चलते हैं। फिर चीकू तोता और बंटी कबूतर दोनों मानो चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं।
चिड़िया बहन, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। हम भूखे हैं, हमारी मदद करो। कबूतर भैया, उस नदी में इतना ढेर सारे चावल थे कि हम सारी जिंदगी बैठकर भी खाते तो वो कभी खत्म ना होते। लेकिन अब तो पानी भर गया होगा उस नदी में। हाँ चिड़िया बहन, मैं, तोता और कौवा गए थे वहाँ तो पानी ही पानी था। आप सबने ऐसी तेज बारिश में वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। जंगल के सभी पक्षी मुझसे दाना लेकर जा रहे हैं, आप दोनों भी आ जाते। मैंने कौन सा मना किया है किसी को। शेले, तोते और कबूतर भैया, ये चावल आप ले जाएं। अगर खत्म हो जाए तो और ले जाना। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। उधर बिजली का भी भूख की वजह से मर रही थी। बादल जी, मुझे लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। बिजली की ऐसी हालत देखकर बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, बिजली ने भेजा है मुझे, वो भूख से मर रही है। वो कह रही है कि मेरी बहन चिड़िया से कुछ चावल ला दो मुझे खाने के लिए। कौवे भैया, आप ये चावल ले जाओ, लेकिन हाँ, मेरी बात याद रखना, हमें कभी भी अच्छे समय में अपने आने वाले बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। मानो बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मजाक उड़ाया था तुम्हारा। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया से ढेर सारे चावल लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। बिजली का भी अपना सामान लिए तेज बारिश में अपनी माँ वाले जंगल में चली जाती है। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई है। आप प्लीज मेरे साथ चले। बादल भैया, आपका तो हर रोज का यही काम है, आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है। आए दिन तुम किसी न किसी बात का फसाद बना लेते हो। तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए, जो अभी बहुत छोटा है। मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने 2 डंडे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर में ही है, इसी बात की तो ज्यादा चिंता है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है बादल भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या, कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मानो चिड़िया और बादल कौवा भी बारिश में गोरी कभी के पीछे पीछे उसके मायके चले जाते हैं। बिजली बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चली आई? चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि सारा दिन मैं काम करती हूँ और ये निकम्मा बादल कोई भी काम नहीं करता। जब शाम को भोजन खाने का समय आता है तो लड़ाई करना शुरू कर देता है। मैं तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसने नहीं आने दिया। देखो बिजली बहन, अब आपको बर्दाश्त से काम लेना होगा, अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। देखना, एक दिन ये बादल सुधर जाएगा। चिड़िया, पहले ये कौन सा सुधरा है जो अब सुधर जाएगा? माँ जी, मुझे तो बस उस छोटे बच्चे की फिक्र हो रही थी, इसलिए चली आई इसके साथ, वरना मैं तो कभी ना आती। माँ, मैं चाहती हूँ, मुझे भी जुगनू बहुत याद आ रहा है। फिर बिजली का भी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से वापस चली आती है। मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत रोया आपके बिना, लेकिन पापा मुझे डांट रहे थे आपका नाम लेने पर। चुप कर जा मेरा बेटा, मैं आ गई हूँ तेरे पास। बादल, अपने इस बच्चे की खातिर ही ऐसा ना किया करो। बात तो तुम ही बढ़ाती हो। लेकिन मारने तक तो तुम ही जाते हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी मार बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती तो कभी लौट कर ना आती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कौवा घूमता हुआ वापस अपने घर आता है। मोटी भैंस, बैठी हुई हो, अपना पेट तो भर लिया होगा, क्या मेरे लिए कुछ रखा है? तुम सुबह से गए हुए थे फिरने, हमारा पेट क्या भरना? तुम अपना दाना भी ढूंढ कर नहीं खा सकते? मेरे पास 2 ही दाने थे, जो मैंने एक जुगनू को खिला दिया और एक खुद खा लिया। इसी बात पर बादल कौवे को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो डंडा उठाकर फिर से बिजली कौवे को मारने लगता है। बिजली कौवी रोती हुई चिड़िया के पास चली जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, आप क्यों रो रही हैं? चिड़िया बहन, आज फिर उस कौवे ने मुझे मारा। अब मैं वापिस अकेली वहाँ नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ चलो और सभी पक्षियों को भी लेकर चलो और मेरा जुगनू मुझे लेकर दो। मैं अब उस जालिम कौवे के साथ नहीं रह सकती। देख लो बिजली बहन, क्या आप अकेले अपने बच्चे को पाल पाओगी?
चिड़िया, पहले भी तो मैं अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही हूँ और मार भी खा रही हूँ। मैं अपने बच्चे की खातिर हर दुख सह लूंगी, लेकिन अब उस कौवे के साथ नहीं रहूंगी। ठीक है बिजली बहन, आप चलो, मैं तोते और कबूतर को लेकर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया सबको लेकर कौवे के घर जाती है। बादल कौवे, कुछ शर्म करो, एक तो तुम काम नहीं करते और हर समय अपनी पत्नी को मारते हो। मैं जवान हूँ और सब काम कर सकता हूँ, लेकिन इस मनहूस को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं इसकी वजह से कुछ भी घर नहीं लाता। हम सब पक्षियों ने मिलकर फैसला किया है कि जुगनू अब अपनी माँ के साथ ही रहेगा। हाँ, ले जाइए मनहूस, मैं भी नहीं रखना चाहता ये बच्चा। मुझे नहीं चाहिए ये संतान, ले जा और दफा हो जा मेरे घर से। अब मैं तुम्हें मनाने कभी नहीं आऊँगा। मैं जा रही हूँ, तुम्हें अभी अपने परिवार की जरूरत नहीं है ना, तो देख लेना, एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी तो तुम्हें अपनी संतान की याद आएगी। दोस्तों, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। मैं अब कभी दोबारा इस जंगल में लौट कर नहीं आऊंगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। फिर बिजली कौवी अपने बेटे जुगनू को लेकर अपने मायके की ओर चली जाती है। क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? बिजली, तुम्हारी माँ मर गई है। क्या मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई? अब मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं बड़े होके आपके सारे दुख मिटा दूंगा। जीता रहे मेरा बेटा, अब तू ही तो मेरा सहारा है। फिर बिजली कौवी अपनी माँ के घर में ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर जुगनू कौवा भी उड़ना सीख लेता है। वह अपनी माँ से भी ज्यादा तेज उड़ता था और वो अब बड़ा हो चुका था। मम्मा, आप ना रोया करें, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है। हाँ बेटे, अब मेरे सारे दुख मिट गए। मेरा गुजरा हुआ समय मुझे भूल गया है। अब मेरे सामने तुम हो और तुम्हारी खुशियाँ हैं। जुगनू कौवा हर रोज अपनी माँ के लिए तरह तरह के फल ढूंढ कर लाता और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। उधर बादल कौवा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात वो जब सोकर उठता है तो उसका पंख नहीं हिलता। ये क्या हो गया? मेरा ये पंख मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? वो अपने घोंसले से उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। कबूतर घर के बाहर से गुजर रहा था तो बादल कौवा उसे आवाज लगाता है। कबूतर, चिड़िया से कहना कि एक बार मेरी बात सुन कर जाए। मुझसे उड़ा नहीं जाता, नहीं तो मैं खुद चला जाता। ये कह कौवे, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं बता दूंगा चिड़िया को। अब तुम अकेले ही सड़ते रहो इस घोंसले में। अगर जवानी में अपने परिवार की रक्षा की होती तो आज तुम्हारे पास रौनकें होती। देखना, जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आएंगे। सभी पक्षी अपने अपने घरों में मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तुम ही हो कौवे जो अपने किए की सजा भुगत रहे हो। फिर कबूतर कौवे को ऐसी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तुम सच्चे हो कबूतर, कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनकी सजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ती है। चिड़िया बहन, मैं नदी से पानी पीकर आ रहा था। रास्ते में मुझे कौवे ने आवाज दी। वो बहुत बीमार है और तुम्हें बुला रहा है। मैं चाहती हूँ कबूतर भैया। फिर चिड़िया अपने बेटे के साथ कौवे के घर जाती है। चिड़िया बहन, मुझ पर दया करो, मेरा पंख काम करना छोड़ गया है। तुम मेरी पत्नी और बेटे को संदेश भेजो, शायद वो मुझे माफ कर दे। मैं संदेश तो जरूर दे दूंगी, लेकिन तुम्हें वो समय याद है जब तुम कहते थे कि तुम्हें इस परिवार की कोई जरूरत नहीं, तुम जवान हो। अब कहाँ गई वो जवानी? देखो, ये मेरा बेटा है, इसमें मेरी जान है। हम दुख सुख में एक दूसरे के साथ हैं। तुम्हारी अब यही सजा है जो तुम भुगत रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा संदेश दे दूंगी। फिर चिड़िया बिजली कौवे के पास जाती है। चिड़िया बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बिजली बहन। आपका बेटा जुगनू कहाँ है? वो दाना लेने गया है, बस आने ही वाला होगा। मेरा जुगनू अब जवान हो गया है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जिंदगी के सारे दुख भूल गई हूँ। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि कितना मुश्किल समय गुजारा है मैंने। हाँ बिजली बहन, समय बहुत तेजी से गुजर गया। देखो, हम बूढ़े हो गए और हमारे बच्चे जवान।
तभी जुगनू भी दाना लेकर आ जाता है। बिजली बहन, मैं आपको बादल का संदेश देने आई थी। आज उसने मुझे बुलाया था। उसका पंख काम नहीं कर रहा था। वो उजड़े हुए घोंसले में बैठा था। कह रहा था कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे को बता आना। चिड़िया बहन, मेरे लिए तो वो उस दिन ही मर गया था जिस दिन मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से आई थी। अब वो परिवार ढूंढ रहा है तो ये नहीं हो सकता, जो उसने बोया है वही काटे। और फिर ये बादल कव्वा अच्छे से जान लेता है कि परिवार के बिना हम कितने बेबस हैं। वो ऐसे ही कुछ दिनों अपने घोंसले में लेटे ही मर जाता है। जंगल के बीचों बीच बादल कव्वे और बिजली कव्वी का होटल था, मगर उनके खाने में जरा भी स्वाद नहीं होता था। छी छी कव्वो, कितना बकवास खाना है। ऐसा बकवास खाना खाने से अच्छा था कि मैं अपने पेड़ के सूखे पत्ते ही खा लेता। अरे ओए मोटी चूंच वाले, खाना है तो खाओ वरना भागो यहाँ से। बिजली कव्वी, ये जो तुमने इतनी बातें करना सीख ली है ना, इसकी जगह अगर खाना बनाना सीख लेती तो आज शायद तुम्हारे काम आ जाता। फिर चीकू तोता गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बिजली, सुबह से बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं। अब जाकर एक तोता आया था तो वो भी खाए बिना ही चला गया। बादल जी, तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है। वो है ना मानो चिड़िया, उसे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। मैं उसके पास जाकर उससे बात करती हूँ। फिर बिजली कव्वी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम ऐसा करो कि मेरे होटल पर काम करने लग जाओ। उन दिनों चिड़िया के पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था। वो बहुत परेशान थी। उसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी थी। हाँ बिजली बहन, आपको तो पता है कि मुझे कितने स्वादिष्ट खाने बनाने आते हैं। आप चिंता नहीं करें, मैं आपके होटल पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ठीक है चिड़िया, तुम्हें सुबह से लेकर रात तक होटल को अच्छे से संभालना है। मैं तुम्हें महीने की आखिर में अच्छी पगार दूंगी। ठीक है बिजली बहन, मैं सुबह आ जाऊंगी आपके होटल पर। अगली सुबह होते ही मानो चिड़िया बिजली और बादल के होटल पर जाती है और चिड़िया भोजन तैयार करने लगती है। आज वो दाल चावल बना रही थी। बिजली बहन देखना, जो भी पक्षी आएगा आज अपने पंख ही झाड़ता रह जाएगा। चिड़िया, अगर हमारा होटल अच्छे से चलने लगा तो मैं तुझे आधा हिस्सा दूंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया उसे दाल चावल देती है। ये तो बहुत मजे के हैं, बहुत मजे के दाल चावल हैं। कौन कहता है कि इस होटल में भोजन अच्छा नहीं मिलता। मेरा तो ये दाल चावल खाकर मन ही नहीं भर रहा। मैं बताऊंगा, मैं इस जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगा कि इस होटल में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। वो स्वादिष्ट दाल चावल खाकर कबूतर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कबूतर जाते ही बाकी पक्षियों को भी बताता है, इसलिए 2-3 पक्षी कव्वों के होटल पर भोजन खाने आते हैं। उन सब पक्षियों को भी चिड़िया दाल चावल देती है। वो सब पक्षी मजे से दाल चावल खा रहे थे। शाम हो जाती है। चिड़िया के बनाए हुए दाल चावल सारे ही खत्म हो चुके थे। देखा बिजली बहन और बादल भैया, आज मेरे दाल चावल की वजह से आपके होटल पर कितनी भीड़ थी और आज तो हमारी कमाई भी बहुत ज्यादा हुई है। हाँ ठीक है चिड़िया, जाओ अब जल्दी से सारे गंदे बर्तन धो, फिर ही जाना घर। उन सारे गंदे बर्तनों को चिड़िया एक एक करके धो रही थी कि तभी एक गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी बिजली कव्वी गुस्से में आती है और चिड़िया को 2 पंख मारती है। अरे अंधी हो गई हो चिड़िया, मेरा नुकसान कर दिया है। क्या देखकर नहीं धो सकती बर्तन? बिजली बहन, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है ये सब। और हाँ, मैं यहाँ काम करने आई थी। ऐसे काम करने से तो अच्छा है कि मैं ऐसे ही भली। मानो चिड़िया काम छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। बिजली, ये तुमने क्या कर दिया? आज चिड़िया की वजह से ही तो हमारे होटल में कितनी भीड़ थी और तुमने तो चिड़िया को आज काम से ही निकाल दिया। मैंने कब निकाला है उस चिड़िया को, वो खुद गई है छोड़कर। बादल जी, आपको तो पता है जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं कुछ भी नहीं देखती। मम्मा, वो कभी आंटी तो बहुत बुरी निकली। एक ग्लास टूट जाने की वजह से उन्होंने आपको मारा। हाँ मीना बेटी, तभी तो मैंने भी वो नौकरी छोड़ दी। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कुछ नहीं। मम्मा, तो अब आप क्या करेंगी?
बच्चों, मैंने सोच लिया है, आज के बाद मैं अपने ही दाल चावल का एक ढाबा शुरू करूंगी। मेरे दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। देखना, मेरा कारोबार जल्द ही चल जाएगा। मम्मा, आप अपना ढाबा शुरू करें, मैं और भैया आपका बहुत साथ देंगे। अगले दिन मानो चिड़िया बुलबुल से ढाबा किराए पर ले लेती है और वहाँ अपने दाल चावल का कारोबार शुरू करती है। मम्मा, हम कितनी देर से बैठे हैं लेकिन अभी तक कोई पक्षी नहीं आया। बेटा, अभी किसी को पता थोड़ी ना है कि हमने दाल चावल का कारोबार शुरू किया है। जब एक पक्षी दाल चावल खाकर जाएगा तभी तो वो बाकी पक्षियों को लेकर आएगा। मम्मा, तो हम बताएंगे, मैं और भैया जाकर पूरे जंगल में बताते हैं। फिर वो दोनों बहन भाई पूरे जंगल में आवाजें लगाते हैं। जिसने भी दाल चावल खाने हो वो मेरी मम्मा के ढाबे पर आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट दाल चावल है हमारे। जो एक बार खाएगा वो पंख चाटता रह जाएगा। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ढाबे पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया बहन, जल्दी से दे दो अब दाल चावल, मुझसे और रहा नहीं जाता। ऐसे मानो चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और चिड़िया को काफी अच्छा मुनाफा होता है। वहीं कौवा और कवि बैठे फिर से मक्खियाँ मार रहे थे और मानो चिड़िया को देखकर चले जा रहे थे। बिजली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम चिड़िया को डांटती और ना वो छोड़कर जाती। देखो, अब हमारा होटल बंद हो गया है। बादल जी, मुझे तो लगता है कि अब चिड़िया के पास जाकर हमें बर्तन ही धोने पड़ेंगे। मानो बहन, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक हमें एक भी दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली बहन, आप चिंतित न हो, हमें जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। वो दोनों बैठी ऐसी बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया और कवि, कहाँ से आए हो? पक्षी भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली का भी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती हैं और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और कवि, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और कवि, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल।
कितना मजा आएगा जब हम रोज ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट टमाटर खाया करेंगे। फिर बिजली कवि और मानो चिड़िया उस टमाटर को बोकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया और बिजली कवि देखकर बहुत खुश होती हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से निकल आया है। चिड़िया देखना, अब चलते ही इस पर लाल लाल टमाटर लगेंगे और हम मजे करेंगे। लेकिन हाँ चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी दूसरे पक्षी को नहीं देंगे। बिजली बहन, ऐसा नहीं सोचते। हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही मन को शांति मिलती है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया बहन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आ रही हूँ। टमाटर का पौधा वो कहाँ है? कबूतर भैया, मैंने और बिजली ने मिलकर एक टमाटर जमीन में बोया था। अब उसका पौधा भी उग आया है और उस पर 2 फूल भी लग गए हैं। बस अब मुझे इंतजार है कि वो जल्दी से टमाटर लाल हो जाएं। फिर मैं और बिजली का भी मिलकर खाएंगे। चिड़िया बहन, तुमने फिर उस बिजली पर विश्वास कर लिया। तुम देखना, जब टमाटर पककर लाल होंगे तो वो जरूर तुमसे कोई लड़ाई बना लेगी और कहेगी कि वो टमाटर तो उसी के हैं। नहीं कबूतर भैया, बिजली का भी अब बहुत बदल गई है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उस टमाटर के पौधे पर 2 हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। बिजली का भी ये देखकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, फूलों से टमाटर बन गए, 2 टमाटर लगे हैं। ये सुनकर चिड़िया भी बिजली कवि के साथ उसी पौधे के पास चली जाती है। बिजली बहन, ये टमाटर तो बहुत बड़े हैं। हमने अच्छे से रक्षा की है ना, इसीलिए ये टमाटर बड़े हैं। चिड़िया और कवि, हम जल्द ही पक जाएंगे, फिर आप हमें खा लेना। लेकिन अभी हमें बहुत प्यास लग रही है, आप पानी लाओ, हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। बिजली बहन, अब तो वहाँ भी पानी नहीं है जिस नदी से मैं पानी लाया करती थी। मुझे भी पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे देंगे? मानो अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं। चिड़िया, आप बड़े पेड़ के पास जाओ और उसे कहो कि वो हवाओं को हुक्म दे कि वो बादलों को लाएं। अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सब पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा। फिर चिड़िया और बिजली का भी बड़े पेड़ के पास चली जाती है। बड़े पेड़ जी, आप सोए हुए हैं? नहीं नहीं। बड़े पेड़ जी, मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। बताओ चिड़िया, क्या काम है? बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे जंगल में बादलों को ले आएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर पूर्व वाले जंगल में गई हुई हैं। चिड़िया रोने लगती है। बड़े पेड़ जी, हमने बहुत मुश्किल से एक टमाटर का पौधा लगाया है और वो अब सूख रहा है। अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। और बड़े पेड़ जी, उस पर 2 टमाटर भी लगे हुए हैं, हमने बहुत इंतजार किया है उनका। चुप कर जाओ चिड़िया, मैं बुलाता हूँ हवाओं को, वो शाम तक बादलों को ले आएंगी। बड़े पेड़ जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। चिड़िया, हमें ऐसे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जितनी दूसरों की मदद करेंगे, ऊपर वाला हमें उतनी ही शक्ति देगा। दूसरों की मदद कर। बिजली का भी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली, सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे, झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कपी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बाबा, आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर कभी आंटी ने मजाक किया होगा। आज तो बहुत भूख लग रही है,
चलो चलकर देखती हूँ, कोई शिकार मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर बिजली कभी अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी दिखाई देती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। चिड़िया चिड़िया बहन, किसी ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपना घर कल ही बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जला दिया मेरा घर? चिड़िया जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उड़ती है और अपने घर की ओर भागती है। मीठा फल बस बिजली ही खा सकती है, क्योंकि मैं हूँ जंगल की सबसे अक्लमंद और चालाक कवि। बिजली कभी चिड़िया का मीठा फल खाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर तो ठीक है, लेकिन बिजली ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम्हारा ये पंख कैसे घायल हो गया? क्या बताऊं कबूतर भैया, मैं तो पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी उस दुष्ट कवि ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है, तो जल्दी में आते आते मैं एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा ही मजाक उस काली कपी ने मेरे साथ भी किया था। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, हम बदला लेंगे। नहीं कबूतर भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिजली कपी को भी उसी की तरह उल्लू बनाएंगे और चील से पिटाई करवाएंगे। फिर चिड़िया अपनी सारी योजना कबूतर को बताती है। शाम के बाद चिड़िया कपी के घर के पास जाती है और उसके घर के बाहर बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। चिड़िया, तुमने ये गुलाब जामुन कहाँ से लिए? थोड़े से मुझे भी दे दो। नाना, मैं तो ये मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। ये तो चील दी गुलाब जामुन बांट रही है। क्या चील